गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉसिंग ऑफ कॉइन का एग्जांपल कि एक कॉइन को टॉस करेंगे। अगर मान लो हमारे पास दो कॉइन्स हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि एक कॉइन के ऊपर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती थी, या तो हेड आता था या टेल आता था। तो हमारे पास अगर दो एक जैसे कॉइन्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो उनको उन कॉइन्स को टॉस करने के बाद अगर हमारे पास दो दो कॉइन्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तीन कॉइन्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था अगर कॉइन एक जैसे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, और कॉइन एक जैसे नहीं है मतलब एक जैसे होने का मतलब कि कॉइन्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, हम उन कॉइन्स के अंदर अंतर नहीं बता सकते। तो हमारे पास क्या आउटपुट्स आएंगे, अगर हमारे पास कॉइन्स distinguishable है that means we can differentiate between them, so we get some different result. We have discussed all these things in the earlier lectures. अब आज हम सिमिलर एक केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास सपोज एक कंपार्टमेंट है, एक रूम है आपके पास। रूम को क्या कर लिया आपने, दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब रूम के आपने क्या कर दिए, दो पोर्शन कर दिए। ठीक है, अब वो दो पोर्शन जो आपने रूम के किए वो बिल्कुल एक जैसे हैं। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला पोर्शन या इस पोर्शन में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल सेम है, सेम साइज है दोनों का। अगर मैं क्या करूं, अब हमने क्या किया इसके अंदर, हमने क्या एग्जांपल लिया, रूम का एग्जांपल ले लो, या फिर आप मान लो कि एक बड़ा सा आपके पास चैम्बर है, उस चैम्बर को आपने क्या कर दिया, दो चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया। और अब मैं एक बॉल फेंकूंगा बाहर से, तो वो बॉल कौन से चैम्बर में जाएगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों में जाने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, दोनों चैम्बर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं बीच में कहीं खड़ा होकर बॉल को फेंक रहा हूँ तो दोनों चैम्बर्स में से बॉल किसी भी चैम्बर में जा सकती है। दैट मीन्स चैम्बर वन में जाने की पॉसिबिलिटी और चैम्बर टू में जाने की पॉसिबिलिटी दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब क्या हो गया, ये हमारे पास फिर से हम जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी पहले डिस्कस किया था, उसी चीज़ को अब इस केस में भी हम एज्यूम कर सकते हैं। और क्या बोलता है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी है कि द प्रिंसिपल ऑफ एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज फॉर सच लाइक इवेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी। मतलब दो दो इवेंट्स एक जैसे हो रहे हैं, बॉल या तो चैम्बर वन में जाएगी या बॉल जाएगी चैम्बर टू में, तो चैम्बर वन या चैम्बर टू दोनों में बॉल के जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम पॉसिबिलिटी है। तो सेम पॉसिबिलिटी है तो दोनों के लिए हम इक्वल प्रोबेबिलिटीज कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोनों के लिए अगर जब हमने इक्वल पॉसिबिलिटीज कंसीडर करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि चैम्बर वन में बॉल के जाने की पॉसिबिलिटी है 1/2, चैम्बर टू में भी जाने की पॉसिबिलिटी है 1/2। तो ये केस हो गया, अगर हम इसको देखें तो ये टॉसिंग ऑफ कॉइन जैसा ही केस हो गया कहीं ना कहीं। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन जैसा केस हो गया, मतलब कि टॉसिंग ऑफ कॉइन में भी हम क्या करते थे, कॉइन को टॉस करते थे, या उसके ऊपर हेड आता था या उसके ऊपर क्या आता था, टेल आता। तो यहाँ भी क्या हो गया, हमने कॉइन की बजाय हमने दो कंपार्टमेंट्स बना दिए। अब एक बॉल है, उस बॉल की कंपार्टमेंट वन और कंपार्टमेंट टू दोनों में जाने की पॉसिबिलिटीज बराबर है। तो एक में जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, दूसरे में भी 1/2। तो एक बॉल है, उसको फेंका, या फिर चैम्बर वन में जाएगी या चैम्बर टू में जाएगी। मतलब एक कॉइन है, उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये एक सिमिलर केस बन गया। अब हम इस कंपार्टमेंट में क्यों आए कॉइन की बजाय, ये चीज़ आगे धीरे धीरे हमें समझ में आएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम, एक गैसीय सिस्टम है उसको भी ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन से पार्ट में रहने की उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हमें, तो अब ये दोनों केसेस हमारे पास क्या हो गए, सिमिलर केसेस हो गए कि या तो हम एक कॉइन को टॉस कर लें, या फिर हम क्या कर लें, एक बॉल को दो कंपार्टमेंट बना दिए, एक बॉल को दो कंपार्टमेंट में फेंकते हैं, या तो कंपार्टमेंट वन में बॉल जाएगी या फिर कंपार्टमेंट टू में बॉल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये हो गया एक सिंगल कॉइन के टॉस का बराबर का केस। अगर हमारे पास इसी तरह से दो बॉल्स को हम इन दो चैम्बर्स में फेंकते हैं तो क्या होगा, या तो चैम्बर वन में दोनों बॉल जा सकती हैं या चैम्बर टू में। मतलब ये हेड और टेल हो गई। ये वो केस कौन सा बन गया, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स का। ऐसे ही अगर हम क्या करें, अपने बड़े चैम्बर को 6 चैम्बर्स में डिवाइड कर दें तो ये केस बन जाएगा आपका
थ्रोइंग ऑफ ए डाइस, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 6 में से किसी एक में जाएगा, आपने एक बॉल ली उसको फेंका, 6 में से किसी एक में जाएगी, जिसमें वो चलेगी वो आपका नंबर आ गया ऊपर। तो ये केस बन जाएगा सिमिलर टू थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब हम क्वाइन का केस तो डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम कम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास n क्वाइंस है, उन n क्वाइंस को हमने टॉस किया और उन n क्वाइंस के टॉस के बाद हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी बनी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसकी बनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास 2 चैम्बर्स, इसी तरह से 2 चैम्बर्स हमने बनाया और उन 2 चैम्बर्स के अंदर हम अगर 2 बॉल्स को फेंकते हैं, अगर 3 बॉल्स को डालते हैं, अगर 4 बॉल को डालते हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं इक्वल साइज के, उसके अंदर हम क्या करते हैं हम उसके अंदर 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को हम फेंकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसके अंदर हम अंतर बता सकें कि पहली बॉल तो सपोज वाइट बॉल है, दूसरी बॉल है हमारे पास ब्लैक बॉल, ठीक है। और दो हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं। अब आपने वाइट बॉल फेंकी, वाइट बॉल बॉक्स 1 में भी जा सकती है, वाइट बॉल बॉक्स 2 में भी जा सकती है। अब उसके बाद आपने ब्लैक बॉल फेंकी, ब्लैक बॉल आपकी बॉक्स 1 में भी जा सकती है, ब्लैक बॉल आपकी बॉक्स 2 में भी जा सकती है। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब इसमें माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की एक टर्म आती है आपके पास, ठीक है। मैक्रो स्टेट तो हमने लिख लिया कि पहले बॉक्स, ये टेबल देखो, यहाँ पे टेबल 1.1 है जो हमारे पास, इस टेबल के अंदर हम क्या देखेंगे कि क्या है हमारे पास, बॉक्स 1 लिख दिया हमने, बॉक्स 2 लिख दिया, उसके बाद हमने लिखा मैक्रो स्टेट, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर प्रोबेबिलिटी। अब माइक्रो स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, मैक्रो स्टेट का मतलब क्या है। बेसिकली माइक्रो स्टेट तो है, अगर हम छोटे तौर पे बात करें कि हम पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें कि पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर कौन सा पार्टिकल है, कि भाई दोनों पार्टिकल, अब हमारे पास दो दो बॉल्स थी, या तो उस बॉल्स को ब्लैक और वाइट हमने नाम दिया था, या फिर हम क्या दे देते हैं कि दो दो पार्टिकल्स हम फेंक रहे हैं, या 2 बॉल्स हम उन पार्टिकल्स के उन बॉक्सेस के अंदर डाल रहे हैं। उन बॉल्स का एक बॉल का नाम ए है और दूसरी बॉल का नाम बी है। तो माइक्रो स्टेट का मतलब हो गया कि ए बॉल कहाँ जाएगी और बी बॉल कहाँ जाएगी। पर्टिकुलर हमने स्पेसिफिक बात करी कि ए बॉल पर्टिकुलरली इस बॉक्स के अंदर जाएगी, बी बॉल भी हमारी इस बॉक्स के अंदर जाएगी। वो तो बनेंगे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे माइक्रो स्टेट। और मैक्रो स्टेट क्या, हम ऊपरी तौर पे बात कर दें कि हमारे पास 2 बॉल्स हैं, अब हम उन बॉल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट ना करें, मोटे तौर पे बोल दे भाई आपके पास मान लो सपोज एक 10 रुपए का नोट है, एक 20 रुपये, बच्चा आपसे पैसे मांग रहा है, या तो आप दोनों नोट, एक आपके 2 बच्चे हैं, एक आपके पास 10 रुपए का नोट है, एक आपके पास 20 रुपए का नोट है, ठीक है। तो आपके बच्चे आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो या तो आप अपने दोनों बड़े बच्चे को दोनों नोट दे दिया आपने, 20 रुपए का भी और 10 रुपए का, और उसको बोल दिया भाई अपने छोटे भाई या बहन को भी आप अपने साथ लेके जाओ और जो आपको इसका लेना है ले लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, छोटे को 20 का दो, बड़े को 10 का दो, या दोनों को, या फिर छोटे को ही दोनों नोट दे दो कि भाई छोटे को हमने 20 का भी दे दिया, 10 का, बड़े को बोल दिया कि भाई इसको ले जाओ साथ में और इसको जो भी आपको खरीदना है वो खरीद लो, ये खुश हो जाएगा, आप इससे पैसे लेके और दुकानदार को दे देना। तो आप कुछ भी कर सकते हो, वही चीज़ है, ठीक है। मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं कि हमने दोनों नोट अपने बड़े बच्चों को दे दिए, दोनों नोट छोटे बच्चों को दे दिया हमने, ये अब, या फिर एक नोट छोटे को दे दिया, एक बड़े को दे दिया। तो समझदारी वाली बात तो यही होती है कि भाई ठीक है, दोनों बच्चे रो रहे हैं तो आपने आपने बोल दिया भाई एक नोट आप रख लो, लेकिन आप ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सा नोट कौन से बच्चे को रखना है, 10 रुपए का नोट किसको रखना है और 20 रुपए का नोट किसी को रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपने 2 बॉल फेंकी, दोनों बॉल कहाँ पे जा रही हैं, 2 बॉक्सेस में जा रही हैं, लेकिन आप ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सी बॉल कौन से बॉक्स के अंदर जाएगी। आप बोल रहे हो, या तो आपने मोटे तौर पे बोल दिया कि दोनों बॉल पहले बॉक्स में चली जाएं, या फिर दोनों बॉल दूसरे बॉक्स में चली जाए, या फिर एक बॉल एक बॉक्स में चली जाए और एक बॉल एक बॉक्स में चली जाए। तो ये हमारे पास, अगर हम ऊपरी तौर पे बात करें
पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ना दें कि पर्टिकुलरली कौन सी बॉल कौन से बॉक्स में जाएगी, तो उसको ऊपरी तौर पे जो बात करते हैं उसको तो बोलते हैं मैक्रो स्टेट। और जब हम स्पेसिफिकली बात करें कि भाई ब्लैक बॉल बॉक्स 1 में जाएगी, वाइट बॉल बॉक्स 2 में जाएगी, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो अब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दो बॉल्स हैं, यहाँ पे जो नाम रख रखे हैं हमने उसके ए और बी रख रखे हैं। ठीक है, तो पहला तो माइक्रो स्टेट हमारे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो स्टेट कौन कौन से बन रहे हैं। तो माइक्रो स्टेट या तो क्या बनेगा कि दोनों की दोनों बॉल्स बॉक्स 1 में आ जाए, ए बॉल भी और बी बॉल भी दोनों किस में जाके गिरे, बॉक्स 1 में। तो क्या हो गया, ए कोमा बी, और बॉक्स 2 रह गया आपका खाली। या फिर दूसरा क्या कि दोनों की दोनों बॉक्स 2 में जाके गिरे और बॉक्स 1 रह जाए खाली। या फिर तीसरा माइक्रो स्टेट क्या बना कि ए बॉल तो जाए बॉक्स 1 में और बी बॉल जाए बॉक्स 2 में। और चौथा माइक्रोस्टेट क्या बनेगा कि बॉल बी जाए बॉक्स 1 में और बॉल ए जाए बॉक्स 2 में। तो हमारे पास पॉसिबल माइक्रोस्टेट या पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसमें कितने बनेंगे, 4 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, और इन चारों पॉसिबिलिटीज के होने की, इन चारों इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। हम ये नहीं बोल सकते इन चारों में से कि दोनों बॉल के एक बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बॉल के दूसरे बॉक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, या बॉल ए के पहले में और बॉल बी का दूसरे में, या बॉल बी का पहले में बॉल ए का दूसरे में जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज में कोई डिफरेंस है, दोनों की चारों की प्रोबेबिलिटीज क्या है, सेम है। ठीक है, अब उसके बाद माइक्रोस्टेट की हमने जब बात करी तो माइक्रोस्टेट में क्या हुआ, हमने बोला कि या तो दोनों की दोनों बॉल्स आपकी क्या चले जाएं, पहले एक बॉक्स में दो बॉल और दूसरा खाली, या फिर पहला बॉक्स में कोई भी बॉल नहीं, दूसरा भरा हुआ पूरा। या फिर तीसरा जो हमारा मैक्रोस्टेट बना वो बना कि एक बॉल एक बॉक्स में और दूसरी बॉल दूसरे बॉक्स में। तो अब जो ये जो पहला बना उसके अंदर तो हमारा एक ही माइक्रोस्टेट हुआ, जो दूसरा मैक्रोस्टेट बना 0 2 वाला इसके अंदर भी हमारा एक ही माइक्रोस्टेट हुआ। लेकिन जो हमारा तीसरा मैक्रोस्टेट बना कि एक बॉक्स में एक बॉल और दूसरे बॉक्स में भी दूसरी बॉल, उसके हमारे पास दो माइक्रोस्टेट, उसके अंदर अगर हम उसको फिर स्पेसिफिकली सर्च करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर पर्टिकुलर दो केस बन जाएंगे, दो माइक्रोस्टेट्स बन जाएंगे। कि हमने अब स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं कि ए बॉल है जो वो तो बॉक्स 1 में जाएगी और बी हमारी बॉक्स 2 में जाएगी, या फिर बी हमारी बॉक्स 1 में जाएगी और ए हमारी बॉक्स 2 में जाएगी। तो इसके हमारे पास दो केसेस बन गए। तो मतलब जो हमारा 2 0 वाला मैक्रो स्टेट हुआ उसके अंदर हमारे पास कितने माइक्रो स्टेट हुए, एक। जो हमारा 0 2 वाला मैक्रो स्टेट हुआ उसके अंदर भी हमारे कितने माइक्रो स्टेट हुए, एक। लेकिन जो हमारा तीसरा 1 1 वाला मैक्रो स्टेट हुआ इसके अंदर हमारे दो माइक्रो स्टेट हुए। तो जो हमारा पहला मैक्रो स्टेट है उसके हर जितने भी हमारे पास टोटल कितने माइक्रो स्टेट्स बने, 4 माइक्रो स्टेट्स बने। तो एक माइक्रो स्टेट के, अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वल एप्रायरी प्रोबेबिलिटी, चारों के चारों इवेंट एक जैसे हैं तो मतलब चारों के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। टोटल इवेंट्स 4 हैं, हमारा फेवरेबल आउटकम 1 है, तो एक के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो सभी माइक्रो स्टेट्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। और पहले मैक्रो स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे मैक्रो स्टेट के होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। लेकिन तीसरे मैक्रो स्टेट कि एक बॉल एक बॉक्स में जाए दूसरी बॉल दूसरे बॉक्स में जाए, हम ये बात नहीं कर रहे मैक्रो स्टेट में कि कौन सी बॉल कौन से बॉक्स में, हम तो बोल रहे हैं भाई एक बॉल चाहे व्हाइट जाए या ब्लैक जाए, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि दोनों बॉक्सेस भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, दोनों बॉक्सेस के भरे होने की प्रोबेबिलिटी, उसके फिर अंदर दो केस बन गए तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, इस मैक्रो स्टेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसकी इस मैक्रो स्टेट की कि दोनों के दोनों बॉक्सेस आपके भरे हुए होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2 हो जाएगी। तो ये केस हो गया अगर आपके पास डिस्टिंग्विजेबल दो पार्टिकल्स हैं और दो बॉक्स में आपको उसको डालना है। ठीक है, अब इसी में हम एग्जांपल लें, इफ द पार्टिकल आर इनडिस्टिंगिजेबल। अब हमारे पास अगर पार्टिकल इनडिस्टिंगिजेबल हो, इनडिस्टिंगिजेबल का मतलब कि जिन दो बॉल्स का नाम आपने ए और बी रखा था, अब आपको उसका दोनों का नाम एक जैसा ही रखना पड़ेगा कि या तो दोनों वाइट कलर की बॉल होंगी या फिर दोनों ब्लैक कलर की बॉल होंगी। तो दोनों अगर वाइट की हैं तो दोनों का नाम क्या हो गया, ए नाम हो गया। तो अब यहाँ पे भी माइक्रोस्टेट्स किस तरह से बनेंगे, या तो दोनों बॉल्स एक बॉक्स में एक माइक्रोस्टेट बन गया,
कि ए बी एक में और दूसरी ए बी पहले में, या फिर दोनों एक इसमें बॉक्स 2 में। और तीसरा बनेगा एक बॉल बॉक्स 1 में और एक बॉल बॉक्स 2 में। अब आप इसमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी बॉल बॉक्स 1 में और कौन सी बॉक्स, क्योंकि दोनों बॉल एक जैसी हैं। आपने वाइट फेंकी, आपने दूसरी भी वाइट फेंकी। जब आप बॉक्सेस के पास जाके गए, आपने देखा कि एक वाइट बॉल एक बॉक्स में है, दूसरी वाइट बॉल दूसरे बॉक्स में है। अब वो बॉल्स बिल्कुल एक जैसी हैं। जब वो बॉल्स एक जैसी हैं तो आप नहीं बता पाओगे स्पेसिफिकली कि आपने जो पहले बॉल फेंकी थी वो कौन से बॉक्स में गई, जब आपने दूसरी बॉल फेंकी थी वो कौन से बॉक्स में गई। तो वहाँ पे जो इनडिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल के केस में जो ये 1 1 वाला मैक्रो स्टेट था, इसके अंदर जो 2 माइक्रो स्टेट्स बन रहे थे, यहाँ पे इसके अंदर भी एक ही माइक्रो स्टेट बनेगा कि एक बॉक्स में एक बॉल और दूसरे बॉक्स में एक बॉल। तो यहाँ पे टोटल माइक्रो स्टेट्स कितने बनेंगे? 3। टोटल इवेंट्स कितने हो रहे हैं? यहाँ पे 3 इवेंट हो रहे हैं। वहाँ पे टोटल 4 इवेंट्स हो रहे थे, यहाँ पे कितने इवेंट हो रहे हैं? 3। यहाँ पे 3 ही इवेंट हो रहे हैं, तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने बन गए? 3। ठीक है, टोटल फेवरेबल 3 बन गए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन गए आपके 3, फेवरेबल आपका है 1, तो 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी यहाँ पे। और एक माइक्रो स्टेट के अंदर केवल एक ही माइक्रो स्टेट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल इन 2 बॉक्सेस। अब हमारे पास पार्टिकल्स क्या हैं? 3। और पार्टिकल कैसे हैं? डिस्टिंग्विजेबल हैं। डिस्टिंग्विजेबल हैं का मतलब क्या हो गया कि उन पार्टिकल्स के अंदर हम अंतर बता सकते हैं, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उन पार्टिकल्स को अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो मतलब क्या हो गया, या तो तीनों बॉक्स 1 के अंदर, तो तीनों अगर आपके बॉक्स 1 के अंदर होंगे तो क्या हो गया, एक माइक्रोस्टेट बन गया 30 का। दूसरा पहले मैक्रो स्टेट्स की बात करते हैं। एक मैक्रो स्टेट बन गया 30 का कि तीनों पहले बॉक्स के अंदर। दूसरा मैक्रो स्टेट बन गया आपका 1 2 का, मतलब पहले बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल और दूसरे बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल। तीसरा बन गया फिर 2 1 का। 2 1 का मतलब आपके पास पहले बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल और दूसरे बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल। और तीसरा बन गया 0 3 का। ठीक है, अब उसके बाद माइक्रो स्टेट्स की बात करते हैं। जब आपका मैक्रो स्टेट आया 30, उस केस में कि तीनों पार्टिकल्स बॉक्स 1 के अंदर। अब पार्टिकल्स के नाम अलग अलग हैं, ए बी और सी, अलग अलग नाम की बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, बॉल ए है, बॉल बी है और बॉल सी है। अब तीनों की तीनों बॉल ए बी और सी बॉक्स 1 में चली गई और बॉक्स 2 रह गया आपका खाली। तो ये वाला जो आपका मैक्रो स्टेट है, इसके अंदर आपका केवल एक ही माइक्रो स्टेट आया। दूसरा मैक्रो स्टेट था कि एक पार्टिकल पहले बॉक्स में और 2 पार्टिकल्स दूसरे बॉक्स में। इसका मतलब हो गया आपके पास या तो पार्टिकल ए, अब इसके अलग अलग केसेस बन जाएंगे कि पार्टिकल ए गया आपका बॉक्स 1 में, एक केस बना, और पार्टिकल बी सी गए बॉक्स 2 में। स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो फिर पार्टिकल बी गया, दूसरा केस क्या बन सकता है, पार्टिकल बी गया बॉक्स 1 में और पार्टिकल ए सी गए बॉक्स 2 में। तीसरा केस बन सकता है पार्टिकल सी गया बॉक्स 1 में और पार्टिकल ए बी गए बॉक्स 2 में। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट केसेस बन गए। तो इस मैक्रो स्टेट के अंदर आपके 3 माइक्रो स्टेट्स आ गए। ऐसे ही 2 1 के केस में भी 3 माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगे। कि हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, हमने एक तो मोटे तौर पे बात कर दी कि पहले बॉक्स के अंदर 2 पार्टिकल और दूसरे बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन से पार्टिकल बॉक्स 1 में हो सकते हैं और कौन सा पार्टिकल बॉक्स 2 में हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि पार्टिकल ए और बी तो बॉक्स 1 में चले जाएं और सी पार्टिकल बॉक्स 2 में चले जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी और सी बॉक्स 1 में चले जाएं और बॉक्स 2 में चला जाए ए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि सी और ए आपके पास चले जाएं बॉक्स 1 में और आपका बॉक्स 2 में चले जाए पार्टिकल बी। तो इस मैक्रो स्टेट जो 2 1 मैक्रो स्टेट था, इसके अंदर कितने माइक्रो स्टेट हो गए, 3 माइक्रो स्टेट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अब फ्रीक्वेंसी भी लिख रहे हैं हम यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक माइक्रो स्टेट में कितने मैक्रो स्टेट हैं, सॉरी एक मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट हैं। कि पहले मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट्स थे, एक था, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हुई उस मैक्रो स्टेट की 1। दूसरे मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट हैं, 3, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी 3। ऐसे ही तीसरे में कितने हैं, 3, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी 3। चौथा
या तो पार्टिकल हमने बोल दिया बॉक्स 1 खाली और बॉक्स 2 में तीनों पार्टिकल, तो ए बी सी तीनों बॉक्स 2 में और पार्टिकल ए खाली, बॉक्स ए हमारा खाली। तो इस माइक्रोस्टेट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो एक माइक्रोस्टेट की फ्रीक्वेंसी कितनी, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने माइक्रोस्टेट्स बन रहे हैं, 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 बन रहे हैं टोटल, ठीक है। पहले मैक्रो स्टेट में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 3 और चौथे में 1, तो टोटल 8 बन गए। अब 8 इवेंट एक जैसे हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। तो यहाँ पे एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8, और एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जैसे हम बात करेंगे एक मैक्रो स्टेट की, तो एक मैक्रो स्टेट, पहले मैक्रो स्टेट की फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 3 है तो उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी कि 3 माइक्रो स्टेट है उसके अंदर, तो 3 इंटू 1/8 3/8, ऐसी उसकी तीसरे की भी 3/8 और चौथे की 1/8। ऐसे ही अगर ये पार्टिकल आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, तो इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे तो भाई क्या हो जाएगा, तीन ए बी सी की बजाय तीनों को हमें क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो बॉक्स 1 पहला तो मैक्रो स्टेट वही, मैक्रो स्टेट तो वही बनेंगे हमारे पास चार, कि 3 0 1 2 2 1 और 0 3, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाले केसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब कैसे चेंज होंगे, कि पहला तो बन जाएगा कि बॉक्स एक के अंदर तीनों पार्टिकल ए तीनों बॉक्स ए के अंदर आ गए और बॉक्स बी के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं। दूसरे में बनेगा बॉक्स ए के अंदर एक और बॉक्स बी के अंदर दो, तो बॉक्स ए के अंदर ए आ गया और बॉक्स बी के अंदर ए आ गए। अब हम हमारे पार्टिकल एक जैसे हैं, तो अब इसके जो फर्दर केसेस बन रहे थे वो केसेस नहीं बनेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट भी 4 होंगे और मैक्रो स्टेट भी 4 होंगे। तो 4 ही माइक्रो स्टेट होंगे और 4 ही मैक्रो स्टेट होंगे। तो हमारे पास एक, तो बेसिकली आपके पास 4 इक्वली लाइकली इवेंट्स बन गए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रायरी प्रोबेबिलिटी, तो आपका एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, और जो मैक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी आपके पास, 1/4 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 3 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का केस हो गया। ऐसे ही हमारे पास 4 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का केस है। अगर सॉरी 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का पहले कंसीडर करेंगे, तो अगर हम कंसीडर करेंगे कि 4 हमारे पास कैसे पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, तो उसको ए बी सी डी लिखेंगे। तो मैक्रो स्टेट तो क्या बनेंगे, चारों एक में या 3 एक में, एक एक में या 2 2 का या 1 3 का या 0 4 का। अब उसमें हम फिर अंदर फर्दर कम्बिनेशंस बनाएंगे, जैसे इसमें हमने बनाए थे कि पहले में कौन सा दूसरे में कौन सा। तो टोटल इसमें कितने केसेस बनेंगे, 16 केसेस बनेंगे। और टोटल मैक्रो स्टेट कितने बने इसके अंदर, हमारे पास 5 बने। तो ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान देने की है, देखना ध्यान से समझना इस चीज़ को, जब हमारे पास दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे तो उस केस में हमारे पास मैक्रो स्टेट तो बने 3 और माइक्रो स्टेट्स बने हमारे पास 8। तो मैक्रो स्टेट जब दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे, मतलब जिन पार्टिकल्स में आप अंतर बता सको, जब आपके पास दो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे तो उस केस में आपके पास माइक्रो स्टेट्स तो कितने बने, 3 माइक्रो स्टेट्स तो बने 8 और मैक्रो स्टेट बने 3। तो मैक्रो स्टेट तो क्या हो गया, दो पार्टिकल्स थे 2 + 1, और माइक्रो स्टेट कितने बने, 2⁻3। ठीक है, दो पार्टिकल थे, मैक्रो स्टेट तो 2 + 1 बना 3, माइक्रो स्टेट बने 2⁻3। ठीक है, 2⁻3। अगर सॉरी, अगर आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं दो, तो दो पार्टिकल्स के केस में आपके पास, दो पार्टिकल्स के केस में आपके पास माइक्रो स्टेट्स तो बने थे 4, माइक्रो स्टेट 8 नहीं बल्कि 4 बने थे। दो के केस में दो पार्टिकल्स हैं और दो कंपार्टमेंट हैं, तो उस केस में आपके पास माइक्रो स्टेट्स तो बने थे 2, माइक्रो स्टेट्स तो बने थे 4 और मैक्रो स्टेट्स आपके पास बने थे 3। तो मैक्रो स्टेट तो हो गए 2 + 1 और माइक्रो स्टेट हो गए 2⁻²। दो बॉक्सेस हैं और दो ही पार्टिकल हैं तो 2⁻²। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं और दो बॉक्सेस हैं, तो उस केस में माइक्रो स्टेट कितने बने, पार्टिकल अगर डिस्टिंग्विशेबल हैं तो माइक्रो स्टेट तो बने आपके पास 8, 8 का मतलब 2⁻3, दो कंपार्टमेंट है, पार्टिकल 3 है, 2⁻3। ऐसे ही हमारे पास मैक्रो स्टेट्स कितने बने, 4, मतलब
कितने हो गए पार्टिकल्स, 3 थे, 3+1, ठीक है, 3+1। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं तो मैक्रोस्टेट्स कितने बने, 5 बने। 4 पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्टेट यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 4031221304। तो इसका मतलब कितना हो गया, पार्टिकल 4 हैं, 5 मैक्रोस्टेट्स बन रहे हैं, 4+1। और अगर हमारे पास माइक्रोस्टेट्स की यहाँ पे बात करें तो वो 16 बन रहे हैं। तो 2 कंपार्टमेंट थे, 4 पार्टिकल्स थे, 2⁴ ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास कितने मैक्रोस्टेट बनेंगे, n+1। और माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, 2⁴n। अगर 2 कंपार्टमेंट में हम n पार्टिकल्स को डाल रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, 2⁴n। और हमारे पास नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट कितने बनेंगे, n+1। तो ये चीज़ आपको क्या देनी है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो यही फिर से माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोस्टेट क्या होंगे और मैक्रोस्टेट क्या होंगे। मैक्रोस्टेट इज डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट का मतलब आपके पास क्या है कि अलग अलग स्पेसिफिक अरेंजमेंट की, भाई आप पर्टिकुलर पार्टिकल का नाम भी रखोगी, ये फलाना पार्टिकल इस बॉक्स में जाएगा, दूसरा पार्टिकल उस बॉक्स में जाएगा। मैक्रोस्टेट में ए मैक्रोस्टेट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम वन अनदर। मतलब हम पार्टिकल्स में अंतर ना बताएं, मोटे तौर पे बोल दें भाई 2 पार्टिकल इस बॉक्स में जाओ, 2 पार्टिकल इस बॉक्स में जाओ। अब ये ना बोलें कि कौन सा पार्टिकल कौन से बॉक्स में जाएगा। जो 10 रुपये और 20 रुपये का आप मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपने बोल दिया कि भाई दोनों बच्चों को एक नोट आप रख लो, एक नोट आप रख लो। बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता कौन सा बड़ा नोट है कौन सा छोटा नोट है। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि 10 रुपये का नोट कौन सा बच्चा रखेगा, 20 रुपये का नोट कौन सा रखेगा। या फिर आप बोल दो दोनों नोट भाई एक बड़ा बच्चा रख लेगा या दोनों नोट छोटा बच्चा रख लेगा। लेकिन यहाँ भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा नोट कौन से बच्चे के पास जाएगा। तो उस केस का वो तो हमारा हो गया मैक्रो स्टेट, जब आप स्पेसिफाई ना करो। लेकिन आप स्पेसिफाई करो कि बड़ा बच्चा 20 रुपये का नोट लेगा क्योंकि वो बड़ा है, छोटा बच्चा 10 रुपये का नोट लेगा क्योंकि वो छोटा है। जब आपने स्पेसिफाई किया कि वो चीज़ उसके पास जाएगी, वो चीज़ उसके पास जाएगी, तब आपके पास बनता है माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो इस तरह से आपके मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट बन गई। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रखी है कि आपके पास टोटल माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे। अगर आपके पास 2 बाइनोमियल सिस्टम है इस तरह का कि 2 आपके पास बॉक्सेस हैं, उसके अंदर n पार्टिकल्स को जानना है, तो वो तो टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट होंगे वो 2⁴n हो जाएंगे और मैक्रोस्टेट होंगे वो आपके n+1 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। अब थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इन ए माइक्रोस्टेट को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट को ही हम बोलते हैं थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे ना हम यहाँ पे, जो ये टेबल्स हमने बना रखी थी, इसमें जो हम टर्म लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है आपका थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या हो गया, एक मैक्रोस्टेट के अंदर आपके टोटल कितने माइक्रोस्टेट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्योंकि इसको थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सिस्टम को डिस्कस करोगे, प्रैक्टिकल सिस्टम यानी कि आपने डिस्कस किया कि भाई आपके पास एक गैसियस सिस्टम है, उसी तरह से आपने उस सिस्टम के अंदर चैम्बर्स एज्यूम कर ली और बोला कि पर्टिकुलर कितने पार्टिकल इस चैम्बर में जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगा उसकी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटीज़ पर कि एंट्रोपी कितनी है सिस्टम की, जो सिस्टम की एनर्जी कितनी है, वो चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी कि कौन से पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे 4 का, अब थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है ना, ये जो हमने पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल डिस्कस करे और इनडिस्टिंग्विशेबल डिस्कस करे, तो ये डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बेसिस पे ही, मतलब ऐसे पार्टिकल जिसके बीच में हम अंतर बता सकें या ऐसे पार्टिकल जिसके बीच में हम अंतर ना बता सकें, उन दोनों पार्टिकल्स के, उन दोनों टाइप्स के पार्टिकल के बेसिस पर ही हम क्या स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगी वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगी या फिर हमारी
क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगी। तो हमारे पास पार्टिकल अगर डिस्टिंग्विजेबल हैं, हम उनके बीच में अंतर बता सकते हैं, उन पार्टिकल की डायमेंशन ऐसी है कि हम बड़े, क्लासिकल का मतलब हो गया बड़े पार्टिकल्स, ठीक है, तो उनको हम अपनी नेक डाई से बता सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टिकल ब्लैक कलर का, ये पर्टिकुलर पार्टिकल वाइट कलर का। लेकिन जब हमारे पार्टिकल का साइज कम हो जाएगा तो ब्लैक और वाइट हमें दिखाई नहीं देंगे कि ये पार्टिकल का ये कलर, हमें सभी पार्टिकल एक जैसे दिखाई देंगे। तो उस केस में हमारे पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, इंडिस्टिंगिजेबल हो जाएंगे। जब वो इंडिस्टिंगिजेबल हो जाएंगे तो हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। तो इन्हीं चीज़ के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस बताएंगे। तो ये आपकी होगी थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, ठीक है। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।